नमस्कार। ज्ञान मानव जीवन को सुसंस्कृत और समृद्ध बनाते हैं, जिससे समाज में विकास के सोपान को तय किया जा सकता है। ये बड़ी ही खुशी की बात है कि हम आपको एक ऐसे ज्योतिष विधि से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ज्योतिष विद्या पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। तो नागेश्वर राव जी, आपका दूरदर्शन स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। सर्वप्रथम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष विद्या की पढ़ाई किस स्तर से की जा सकती है? अन्य शिक्षा की तरह ज्योतिष की भी पढ़ाई अनेक स्तरों पर की जा सकती है। जैसे पूर्व माध्यम है, उत्तर माध्यम है, आचार्य है, शास्त्री है और शिक्षा विशारद। इस प्रकार से अनेक स्तरों से आप ज्योतिष की पढ़ाई कर सकते हैं। जी राव जी, आप हमें ये बताइए कि जो पीएचडी की उपाधि है किस शैक्षणिक योग्यता के बाद प्राप्त की जा सकती है? अन्य विषयों में जिस प्रकार से पीएचडी किया जाता है उसी प्रकार ज्योतिष में भी पीएचडी करने के लिए कम से कम किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। और इसके साथ साथ कम से कम 10-15 वर्ष से अधिक का अनुभव चाहिए। साथ ही कम से कम पिछले 10-15 वर्षों से आप अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके आलेख प्रकाशित होने चाहिए। साथ ही 2 से 3 विधा में, अलग अलग ज्योतिष की विधा में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। ऐसा होता है कभी कभी राव जी की समाज में जो हम प्रायः देखते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं और कॉलेज जाते हैं, तो क्या ज्योतिष विद्या की पढ़ाई के लिए भी ऐसा ही कोई स्कूल या कॉलेज है? तो उसके बारे में आप हमें बताइए। हमारे देश में ज्योतिष से संबंधित शिक्षा के लिए अनेक विश्वविद्यालय हैं और वर्तमान में केंद्र सरकार ने भी ऐसे कुछ विश्वविद्यालयों को अधिकृत किया है। इसके लिए आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, कलकत्ता में विश्वविद्यालय है, इसके साथ हरिद्वार वगैरह अनेक स्थानों पर इस प्रकार के विश्वविद्यालय हैं जहाँ इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। हमारे समाज में ऐसे भी कई ज्योतिषविद हैं जिन्होंने न तो कोई पीएचडी ली है और न ही कोई शैक्षणिक योग्यता है, इसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा बताते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? और जो आपने विषय लिया है उसके बारे में आप हमें बताइए। मैंने संतान से संबंधित समस्या एवं उसका निदान विषय पर अपना पीएचडी किया है। मैंने कांकेर की डॉक्टर गीता शर्मा के मार्गदर्शन में अपना पीएचडी पूरा किया है। यहाँ तक आपने ये कहा था कि बगैर शिक्षा के भी बहुत से लोग बहुत अच्छे ज्योतिष हैं। मुख्य रूप से ज्योतिष में गणितीय पक्ष के साथ साथ इष्ट का बहुत बड़ा हाथ है। हर बार ये कहते हैं कि हम 60 से 70% गणना जो करते हैं वो ज्योतिष के आधार पर करते हैं। उसके अतिरिक्त अंतिम परिणाम जो होता है वो इष्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए छठी इंद्रिय का जागृत होना बहुत आवश्यक है और इस समाज में इस प्रकार के बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी छठी इंद्रिय जागृत रहती है, तो बगैर ज्योतिष के गणना के भी वे बहुत सही फलादेश कर सकते हैं। आपने जो पीएचडी की उपाधि की वो कहाँ से की है और अपने विषय की संक्षिप्त जानकारी हमें दीजिए। मैंने विश्व ज्योतिष विद्यापीठ कलकत्ता पश्चिम बंगाल से मैं अपना ज्योतिष में पीएचडी किया है। इस सम्मेलन में अमेरिका, जापान, जर्मन, फ्रांस आदि अनेक देशों के विद्वान सम्मिलित हुए थे। मैंने संतान से संबंधित समस्या एवं उसका निदान विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है। इस विषय में जहाँ तक मैंने महसूस किया पिछले 5-7 सालों में कि ऐसे बहुत से केसेस जो आए जिनमें मैंने देखा कि संतान से संबंधित समस्या थे और उनका ज्योतिष के माध्यम से और मेडिकल के द्वारा भी समाधान नहीं हो पा रहा था। इसके लिए मैंने कम से कम 3-4 अलग अलग पद्धति, जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति है, पारंपरिक ज्योतिष जो उसका मैंने व्यापक अध्ययन किया। मैंने इसके लिए तंत्र का भी अध्ययन किया है। हम कई बार ये देखते थे कि किसी एक पद्धति से इस प्रकार की समस्याओं का निदान नहीं किया जा सकता है। जैसा कई बार अक्सर देखते हैं कि एबॉर्शंस के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। इस तरह अगर हम कुछ समय में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही जी, इनका मैंने देखा है कि मेडिकल के तौर पर कोई विशेष समाधान नहीं आ पाता है। और ज्योतिष में भी, पारंपरिक ज्योतिष में भी कई बार हम इसमें समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं हो पाते। इसके लिए तंत्र का अगर हम प्रयोग करें, इस प्रकार से केसेस में गर्भ रक्षा यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। और इसके साथ जैसा इस पुरुषों में जिस प्रकार की कुछ समस्याएं रहती हैं, तो ग्रह नक्षत्र और इन संयुक्त प्रयोग हम मतलब कंबाइंड थेरेपी का अगर हम प्रयोग करें तो काफी सकारात्मक परिणाम हमें मिलते हैं इस संबंध में। जी, इससे ज्योतिष गणना में क्या फायदा होगा? ज्योतिष की गणना में अगर अपन देखें तो अगर पीएचडी जैसा हमने किया तो किसी भी विषय में दक्षता आपको पाने के लिए पीएचडी मनुष्य करता है। तो मैंने 5 साल में एक अपने स्वयं की पद्धति वो किया है। इन सभी अलग अलग विधाओं का प्रयोग एक साथ किया जाए
तो उसमें काफी सकारात्मक, जैसा मैंने कहा, तंत्र का प्रयोग अपन कुछ जी करें, हाँ। खासकर जैसा कोई बाहरी बाधा है। इसके लिए भी अलग से कोई तंत्र मंत्र भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, इसका आपको जी। अध्ययन करना पड़ेगा, जी। तंत्र के ऊपर में व्यापक अध्ययन करना पड़ेगा। साथ ही इनको एक सीक्वेंस में अपन करें। अगर किसी पत्रिका में इस प्रकार की हमको दिखता है कि संतान संबंधित समस्या है, अगर 10-15 वर्षों से है, तो हमें प्रारंभ से देखना पड़ता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने कौन से ऐसे पाप किए जिस वजह से ऐसा है। अच्छा, पूर्व ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है? हाँ, मनुष्य का वर्तमान जो जी। जीवन है पूर्व जन्म पे आधारित रहता है, और पूर्व जन्म में जो हमने दुष्कर्म किए रहते हैं जी। उनका परिणाम इस जन्म में हमें ग्रहों के माध्यम से मिलता है। जी। राव जी, ये बताइए कि कुंडली में ऐसे कौन कौन से दोष होते हैं जिसके कारण संतान संबंधी समस्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी। कुंडली में संतान से संबंधित जहाँ तक समस्या का संबंध है, तो मुख्य रूप से पंचम भाव जो संतान का भाव है, इसके साथ ही पंचम भाव का कारक पंचम गुरु, भाव के कारक जो बृहस्पति है। अगर किसी पत्रिका में गुरु कमजोर है, पंचम भाव का कारक जो भी ग्रह है वह अस्त है, कम अंशों का है, तो इस प्रकार अगर ऐसा रहेगा, इसके साथ ही अगर किसी पत्रिका विवाह के लिए जब हम किसी की पत्रिका मिलाते हैं तो नाड़ी दोष आ जाता अच्छा, है। ये नाड़ी दोष क्या होता है? नाड़ी दोष देखिए कि हर पत्रिका मुख्य रूप से 3 प्रकार की नाड़ी होती है। अगर किसी पत्रिका मिलाते समय अगर 2 नाड़ी एक प्रकार की आ गई है तो नाड़ी दोष होता है। नाड़ी दोष होने से उसका मुख्य असर संतान के ऊपर में होता है। अगर अक्सर हमने बहुत सी पत्रिकाओं में देखा जहाँ नाड़ी दोष है, उनमें संतान से संबंधित कोई न कोई समस्या आया। तो क्या उन्हें संतान उपलब्ध नहीं हो पाते हैं? नहीं, संतान उपलब्ध तो होता है, लेकिन संतान उपलब्ध होने में देर हो जाता है। हो सकता है 10-15 वर्ष लग जाए या 2-3 वर्ष लगे, सामान्य तौर पे नहीं होता है। और किसी न किसी या तो मेडिकल आपको इसके लिए उपाय करते हैं। ऐसा भी होता है कि नाड़ी दोष में अगर सामने वाले की अगर कुंडली में उनका ग्रह मजबूत हो तो संतान की प्राप्ति संभव है? नहीं, किसी भी विषय में सिर्फ एक पद्धति के आधार पे आप नहीं कह सकती है, एक गणना के आधार पे अगर नाड़ी दोष है या पंचम भाव का स्वामी अस्त है तो संतान नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको व्यापक अध्ययन करना पड़ता है, और संयुक्त मतलब ज्वाइंट थेरेपी, जैसा मैंने कहा हर बार, कई अलग अलग विधाओं से अगर संयुक्त प्रयास करें और उसका अध्ययन करें तो काफी सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। जी, ये हम कह सकते हैं कि अगर 2 नाड़ी एक है तो भी विवाह संभव है। हाँ, 2 संतान नाड़ी की प्राप्ति भी संभव है। 2 नाड़ी अगर मिलते हैं, नाड़ी दोष है, उसके बाद अगर पत्रिका में संतान से संबंधित कोई समस्या नहीं है, हमें या ग्रह मजबूत है, ग्रह मजबूत है, पंचम भाव मजबूत है और पंचम भाव का कारक गुरु मजबूत है, अगर दशा अंतर्दशा इसकी अनुमति देती है तो उसमें विवाह किया जा सकता है, कोई बड़ी परेशानी नहीं आती। पूजा पाठ या जो दान पुण्य किया जाता है तो इससे क्या जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है? इसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए, हर समस्या का समाधान पूजा पाठ से संभव नहीं है। पूजा पाठ और यंत्र तंत्र मंत्र इन सब के द्वारा इसको सीमित तो किया जा सकता है ना। कुछ जो परेशानी है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से परेशानी को दूर नहीं किया जा सकता। राव जी, आपने अपने जीवन काल में कितनी उपाधियां प्राप्त की हैं उसके विषय में बताइए। मैंने लगभग अब तक 8-10 उपाधियां प्राप्त कर चुका हूं। जी हाँ। मैं 2002 में रायपुर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैंने भाग लिया था। वहां मैंने ज्योतिष विद्या वाचस्पति जो अच्छा, आपको वाचस्पति मिल चुका है? वाचस्पति उपाधि मुझे पहले ही मिल चुका है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अनेक स्तरों पे आपको पीएचडी प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की उपाधि और अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख होना आवश्यक है। मैंने 2002 में वाचस्पति उपाधि प्राप्त किया। इसके साथ मैंने कोटा में, राजस्थान के कोटा में, इसके अतिरिक्त जयपुर में भी मैंने कुछ सम्मेलनों में भाग लिया है। जयपुर में कौन से प्रमाण पत्र मिले? जयपुर में मुझे प्रमाण पत्र नहीं मिला। मैंने कोटा में मैंने जगत माता उपाधि प्राप्त किया। अच्छा, कोटा में जगत माता उपाधि मैंने प्राप्त किया है। ये किस लिए आपको मिला है? हर सम्मेलन में होता ऐसा है ज्योतिष में कि आप वहाँ कुछ ना कुछ स्पीच देते हैं। स्पीच आपने अलग अलग विषय पे तैयारी करके लोग जाते हैं, और आपने जो अनुभव प्राप्त किया उस अनुभव को वहाँ बताते हैं। तो उस अनुभव के आधार पे आपने जो खोज किया उसके आधार पे आपको उपाधि दिया जाता है। और कौन कौन सी उपाधि है? इसके अतिरिक्त मैंने 2005 कलकत्ता में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 4 उपाधि प्राप्त किए हैं। वहाँ मुझे एनसी लहरी गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, जिसमें मैंने एनसी लहरी गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। इसमें मैंने ज्योतिष और संन्यास योग, संन्यास मनुष्य क्यों बनता है सन्यासी, इसके ऊपर मैं अपना आलेख प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही मैंने वहाँ अपना मंच पे अपना उद्बोधन भी दिया था, जिसमें मुझे फलित ज्योतिष का ज्योतिष वाराहमिहिर जो बहुत प्रतिष्ठित उपाधि कहा जाता है, वाराहमिहिर उपाधि इतिहास में इनका नाम है, इतिहास में नाम है, वह मुझे प्राप्त हुआ है। इसके साथ मुझे पीएचडी, जैसा कि मैंने संतान से संबंधित समस्या और उसका निदान पे अपना शोध पत्र दिया, उसके आधार पर मुझे पीएचडी प्राप्त हुआ है। अच्छा, क्या ज्योतिष के माध्यम से पुत्र रत्न की प्राप्ति संभव है? जैसा कि कई लोगों को पुत्र रत्न नहीं होते हैं, तो बताइए क्या ये संभव है?
हाँ, कुछ हद तक ऐसा किया जा सकता है। अगर वर्तमान दशा को, जिस दशा में संतान, ये डिपेंड करता है कि कौन सी महादशा अंतर्दशा चल रही है, पंचम भाव का कारक किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, इन सब का व्यापक अध्ययन करें और इसमें नाल परिवर्तन, जैसा कि कुछ उसमें शास्त्रों में दिया गया है, उनका उपयोग करें, टोटके के रूप में करें, तंत्र के ऊपर करें और रत्नों के द्वारा करें, तो कुछ हद तक इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जी, राव जी, आप हमारे दूरदर्शन स्टूडियो आए और आपने ज्योतिष विद्या से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी दी संतान संबंधी समस्या के निदान के लिए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस कार्यक्रम से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। तो नागेश्वर राव जी, आप दूरदर्शन स्टूडियो आए, आपका धन्यवाद। इसके साथ ही दर्शकों, नमस्कार।